हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 नागरिक शास्त्र की जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं, जो कि आपकी पूरी किताब का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम 5 टाइप के आपके प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और लास्ट में पांचवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 5 टाइप के प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं। इन पांचों को हम प्रश्न सहित उत्तर को बताने वाले हैं। 2024 में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, ये सब प्रश्न 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यदि आपको भी बनना है नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट में टॉपर, तो आज का ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महातांडव क्लास से वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये पांचों टाइप के प्रश्न हम आपको प्रश्न सहित उत्तर को बताने वाले हैं। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू। सबसे पहले स्टूडेंट हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर का 10 प्रश्न और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मैं जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर जो प्रश्न क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का, विश्व राजनीति में दो ध्रुव्यता या द्विध्रुव्यता का अंत का क्या कारण था। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे किताब से लिया गया सभी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व राजनीति में द्विध्रुव्यता के अंत का क्या कारण था, ये बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इनमें से आपका का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, जो कि विश्व राजनीति में दो ध्रुव्यता का अंत का कारण था। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। जो आपका यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। विकल्प में देखिए, का है आपका 1942 में, खा है 1928 में, गा है 1992 में या घा 1999 में। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा 1992, यानी गा राइट आंसर हो जाएगा आपका सही विकल्प। स्टूडेंट में जो है स्टूडेंट वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े के वॉइस हैं, उसको आप इग्नोर कीजिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। यदि आप क्वेश्चन को लिखना चाहें तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा जो हम नागरिक शास्त्र में बता रहे हैं। वीडियो स्टूडेंट लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि इसमें पूरा बुक का निचोड़ हम लाए हैं। सभी प्रश्नों को, जो आपके 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं, जो VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीज़ा की जा सकती है। यानी बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भी की जा सकती है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी यात्रा। तो देखिए, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का, नेपाल का, या श्रीलंका का, या पाकिस्तान का। देखिए 4 विकल्प है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट खा। याद रखिएगा, नेपाल में आप बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के इधर इस देश से उस देश जा सकते हैं और उस देश से इस देश में आ सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को यानी आप ब्रैकेट में देख सकते हैं UNESCO। यूनेस्को का संबंध किससे है, शिक्षा एवं संस्कृति से, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से, व्यापार एवं वाणिज्य से, या कृषि एवं तकनीक से। 4 विकल्प दिए हुए, चौथा नंबर प्रश्न है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा एवं संस्कृत हो जाएगा। जो यूनेस्को का संबंध है ये शिक्षा एवं संस्कृति से है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो, इसका संबंध किससे है, तो पर्यावरण सुरक्षा पर आप क्या है, आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा यदि आपका ये प्रश्न आता है।
अगला प्रश्न देखिए, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप तैयार कर लेंगे आज का ये महातांडव क्लास देख लेंगे लास्ट तक, तो मेरी गारंटी स्टूडेंट आप 100 में से 95 प्लस मार्क्स, क्या है 95 प्लस मार्क्स आप पक्का कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट की जो आर्ट्स की स्टूडेंट है उनकी पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं, और हमारा यही टारगेट है कि हर बच्चे को हम 95 प्लस मार्क्स दिलाएं। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारी रेगुलर वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड करता हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यूरोपीय फर्मों द्वारा किस औषधीय वनस्पति को पेटेंट करवाने का प्रयास किया गया? पीपल का, बरगद का, तुलसी का या नीम का? तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है। तो प्रश्न भैया इनमें से राइट विकल्प का कह रहा है नीम हो जाएगा, यानी 6 का घा हो जाएगा सही विकल्प। 7वां प्रश्न देखिए, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी है? यानी जो अविभाजित भारत है इसमें जो रजवाड़े हैं भैया इनकी कितनी संख्या है? तो 565, क्या है 565 हो जाएगी संख्या, ये रजवाड़ों की भारत में संख्या ये है 565, यानी 7 का विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, भारत देखिए भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन है? विकल्प में है का अटल बिहारी वाजपेयी जी, खा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, या गा लाल कृष्ण आडवाणी, या श्री क्या है श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वो राज्य जहाँ से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री क्या है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का संबंध है स्टूडेंट? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर यही बने थे, कौन? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और इनका जो राज्य है क्या कौन सा है राज्य जहाँ पर ये रहते हैं? तमिलनाडु में शायद है। तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। काफ़ी दिनों का इसमें क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, काफ़ी दिनों का मेहनत लगा है, क्योंकि लिखने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा मेहनत जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो हमने काफ़ी बार बताया स्टूडेंट, शिमला जो समझौता आपका हो जाएगा ये इसमें से हो जाएगा, यानी गा नंबर 3 जुलाई 1972 में हो जाएगा बुक में। और बुक में ये दिया हुआ, लेकिन जब गूगल पर हमने सर्च किया तो ये 2 जुलाई बता रहा था। तो यहाँ पर आपका जो बुक वाला है राइट आंसर 3 जुलाई हो जाएगा। 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। गूगल की माने तो हम वहाँ पर 2 जुलाई 1972 बता रहा है। तो ये आप किताबी भाषा से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? का आपका हो जाएगा जनवरी 1963 को, खा फरवरी 1963 को, या गा मार्च 1964 को, या मई 1964 को? तो यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा मई 1964 में हुई थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, इंदिरा इज इंडिया नारा किसने दी? तो इनमें से आपका हो जाएगा का विकल्प डी के बरुआ हो जाएंगे, जो कि 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आज का यदि वीडियो आप देख लेते हैं, आज के बाद में हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा नागरिक शास्त्र के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो इन सभी वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों को, हमारी जो बातें बताई जा रही है, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो मेरी गारंटी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछी जाएंगी। 13 नंबर प्रश्न है, दलित पैंथर्स संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? दलित पैंथर जो संगठन है इसका जो किस राज्य में उदय हुआ? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में ही दलित पैंथर संगठन का क्या है उदय हुआ। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया या कब चलाया गया था? दिसंबर 1983 में, खा है जनवरी 1984 में, या गा जून 1984 में, या मार्च 1985 में? तो पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया प्रश्न ये आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, इनमें से आपका जून 1984 में पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये चलाया गया था। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे।
15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कांग्रेस ने वर्ष 1984 के लोकसभा चुनावों में कितने सीटें जीती थे? तो 415 राइट आंसर हो जाएगा, यानी का 415 जो है 1984 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है भैया ये 415 सीटें जीती थी। तो 15 प्रश्न का आपका का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा। तो हमने 15 प्रश्न बहुविकल्पीय के बता दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं और भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए तैयार कराता रहूँगा। और भी वीडियो हमने अपलोड किया है तो उसको प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि आपको एक एक नंबर नहीं छोड़ना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, ये 2 नंबर का शायद बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। हाँ, 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था आपको कि प्रश्न सहित उत्तर हम आपको बताने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। और कौन क्वेश्चन है? VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनमें से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो भैया 20 नंबर है क्या है, 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। समाजवादी सोवियत गणराज्य ब्रैकेट में USSR कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी तथा समाजवादी के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। यानी जो यहाँ पर प्रश्न आपका पहला पूछा गया था कि जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है, कौन है भैया समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको ब्रैकेट में हम क्या कहते हैं USSR का कब अस्तित्व में आया? तो इसका पूर्ण रूप से इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर यदि आप लिखना चाहना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हैं। और एक प्रसार से क्या है, बुक में थोड़ा बड़ा ही दिया होता है आंसर, तो हमने शॉर्ट में आंसर दिया कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा 15 मिनट का निर्देश दिया जाता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें दिया होता है कि ये प्रश्न का आंसर आपको इतने में देना है, तब आपको इतना नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर जो इसमें जो बात हो रही है, किसमें भैया बात हो रही है, जो आपका नागरिक शास्त्र में बात हो रही है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा कितने शब्दों में? स्टूडेंट बताइए हमें, यदि आपको पता है। ये आपका हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, प्रत्येक शब्दों का उत्तर एक वाक्य यानी 10 शब्दों में आप दे सकते हैं इसका आंसर, लेकिन थोड़े बड़े में देना होगा, क्योंकि ज़्यादा क्या है USSR के बारे में आपको थोड़ा क्या है ज़्यादा बताना होगा, थोड़ा आपका बताना होगा कि ये कब अस्तित्व में आया। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपकी पूरी बुक से लिए गए हैं, क्योंकि भैया महामैराथन क्लास है। महामैराथन क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। थोड़ा आपको बोरिंग वीडियो जरूर लगेगा, लेकिन हम बोर आपको नहीं होने देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, आसियान विजन 2020 की 2 मुख्य बातें क्या हैं? जो आसियान विजन है इसमें जो 2020 है इसकी मुख्य 2 बातों की बात हो रही है, तो 2 ही बातें हमें बतानी है। एक एक नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें भी हो जाएगा। सबसे पहला देखिए क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी क्या है, बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। ये पहला हो गया वजन। दूसरा है टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाया जाएगा। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। यानी जो आसियान विजन 2020 है इसके 2 मुख्य बातें ये हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसियान एक बहुमुखी भूमिका का प्रमुखता दी गई है, और जो टकराव की जगह क्या है, जो टकराव होता है यानी देश विदेशों में, तो वहाँ पर क्या है उसे बातचीत करके सुलझाया जाएगा। तो आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या है समाप्त किया है। ये दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है और सही आंसर है। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया के बारे में बात हो रही भैया, दक्षिण एशिया के बारे में बताइए। तो दक्षिण एशिया में देखिए क्या है, सबसे पहला आपका आता है देखिए, दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल प्रायः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से ये क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। यानी दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया में आपके कितने 7 या 8 देश आते हैं, 7 8 या 8 9 देश आते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान, चीन भी आ सकता है लेकिन चीन यहाँ पर नहीं होगा। चीन देखिए, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
म्यांमार, श्रीलंका, उसके बाद में क्या है, म्यांमार, श्रीलंका, तो यही है। देखिए सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश 1, 2 भूटान, 2, 3, 4, 5, 6, 7, म्यांमार हटा दीजिए, म्यांमार भी आपको दीजिए, 8 हो जाएंगे। तो ये जो है दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया के बारे में एक पूर्ण रूप से इनकी जानकारी है कि दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, उनकी क्या क्या पूरी विशेषताएं हैं, ये दक्षिण एशिया में बताया गया। यदि आप इसको अपने शब्दों में भी लिखना चाहेंगे बोर्ड एग्जाम में तो भैया आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अगला देखिए स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट हमारा वो टॉपिक वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी आप वीडियो देख लीजिएगा, जो हमने किसमें नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। उसको यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, मेरी गारंटी उसमें हम 100% गारंटी आपका लेते हैं स्टूडेंट कि उसमें यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और सभी प्रश्नों का आंसर आप देकर आएंगे। वो यदि आप चीज़ें तैयार कर लेंगे तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल चौथा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर इसका संक्षिप्त टिप्पणी भी दिया हुआ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, यानी इसका जो फुल फॉर्म भी आपको बताना पड़ सकता है और बोर्ड एग्जाम में क्या है इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि IAEA का पूर्ण विस्तार लिखिए, यानी उसका आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की स्थापना, ये इंटरनेशनल क्या है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की स्थापना 1957 में, यानी 1957 में हुई। ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण क्या है, यहाँ पर आपका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जो कि 2 नंबर के लायक हो। उसके बाद में देखिए हमारा 5वां प्रश्न क्या आ चुका है, मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों का, जो मानवाधिकार इसके 3 प्रमुख कोटियों के नाम बताइए। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहला जो कोटि है क्या है, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आ जाता है आपका, अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरा है आपका आर्थिक और सामाजिक अधिकार। तीसरा है आपका उपनिवेशीकृत क्या है, उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों की अधिकार। तो ये 5वां जो प्रश्न है इनमें से 3 प्रमुख कोटियों का नाम बताना था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चंस को हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल भी आया था, पिछले कुछ वर्षों से आ रहा है और जो इस बार भी आएगा। तो उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आए रहे हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि आपको किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न को हमने पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि 3 यहाँ पर बताना था तो हमने ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं, क्योंकि 10 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 बताना है तो तीनों को क्या है एक पॉइंट के हिसाब से हमने लिख दिया, जैसा कि 1 नंबर डालकर। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप कलरफुल पेन यूज नहीं कीजिएगा, आप नीले पेन से ही 1 डाल दीजिएगा इस तरह से, उसके बाद में लिख दीजिएगा, फिर 2 डाल दीजिएगा, फिर 3 डाल दीजिएगा, इसी तरीके से आप कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस है इसका पीपल का गठन कब हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब प्रश्न कहाँ से आ रहा है, तो भैया ये प्रश्न आपकी बुक से आ रहा है, आपके क्या है क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से भी आपके लिए गए हैं और आपके बुक से भी लिए गए हैं सारा, क्योंकि बुक आपका नागरिक शास्त्र का है तो सारा ही प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे, ना कि बाहरी से। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आप प्रश्नों को मिलाना चाहे तो अपनी बुक में या क्वेश्चन बैंक में भी मिला सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। तो इसका आंसर देखिए, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 यानी 1975 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम क्या है इसे परामर्शदायी परिषद का दर्जा किया। क्या नाम काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो हमारी जीभें हैं वो हकला जाती हैं, तो इसको आपको दिखना है। तो 1975 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम क्या है इसे परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। अगला देखते हैं क्या है हमारा 7वां प्रश्न। देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, इसको देखिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, उसके बाद में क्या है एजुकेशन हो, जो भी सब्जेक्ट का होगा, इसी प्रकार से हम महामैराथन महातांडव क्लास लाते रहेंगे ताकि जो आपकी तैयारी है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपका 95 प्लस तो मार्क हमारे चैनल से आए ही है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आपको तैयार करना पड़ेगा। 7वां है वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, तो इसका आंसर देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम ब्रैकेट में देखिए WSF नव उदारीवाद वैश्वीकरण के विरोध का एक क्या है विश्वव्यापी मंच है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर क्या है नव उदारीवाद वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसे क्या है इस फोरम को पहली बैठक में 2001 ब्राज़ील में पोर्ट क्या है अल्गेरे में किया गया था। जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं किस तरीके से इसका आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे काफ़ी बार क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चन दिखता है, ये क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लगता है लेकिन जो बड़ा धमाका करता है तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि काफ़ी में वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है इसके बारे में लिखना है, लेकिन इसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार रूप से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, 6 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर भी मिलेगा। 7वां प्रश्न भी हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 8वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां की थी। जो हमारी जो स्वतंत्र भारत थी 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ भारत देश, तो वहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां थी ये क्या थी, तो इसका आंसर देखिए स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां थीं। 2 नंबर का प्रश्न है तो उसी के हिसाब से हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए क्या है विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना, ये सबसे पहली चुनौती थी। दूसरा क्या है लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा है संपूर्ण समाज का विकास करना। तो ये स्वतंत्र भारत के समक्ष सबसे प्रथम चुनौतियां थी जो कि 3 रूप से थी। विखंडित भारत जो है हमारा, जो कि अब विखंडित हो चुका है, उसको क्या है जिसको हम क्या कहते हैं राष्ट्र, क्या कहते हैं भैया अखंड भारत। विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना कि हमारे भारत देश में जो आज़ादी का बाद पहला लोकतंत्र दूसरा था, अब दूसरा होगा। तीसरा है जो संपूर्ण समाज है हमारा भारत देश का, इसको क्या है विकास करना, इनका क्या है अपने सेक्टरों में आगे करना, इनकी ये क्या है नौकरियों में, इनके कॉलेजेस में, इनके अस्पतालों में जो भी सारी सुविधाएं चाहिए उनको अपने सेक्टर में आगे करना, ये स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियां थी। अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है PRI का क्या अर्थ है, तो देखिए PRI का अर्थ है इंस्टीट्यूशन, क्या है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी 29 यानी 1929 में स्थापित इस पार्टी ने मैक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन किया। कौन जो PRI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशन क्या है रिवोल्यूशनरी पार्टी 1929 में स्थापित इस पार्टी मैक्सिको में लगभग क्या है 60 सालों तक शासन किया था। 9 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर का है, इतने लिखेंगे आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा महाननोविश मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है दूसरी, जिसमें यहाँ पर बात हो रही है, देखिए यहाँ पर गलत हो चुका है, ये प्रश्न होना चाहिए महालनोबिस क्या है, यहाँ पर ला है, यहाँ पर ला है महाल नोबिस, यहाँ पर ला है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो इसके बारे में बताना या क्या कौन सी है। यहाँ पर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को पीसी महाल नोबिस ने नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों के एक समूह के तैयार किया था, जो कि महाल नोबिस मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना है। कौन सी योजना है इसके बारे में बताया गया है। इसका आंसर आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण। जो भारत और चीन है यानी भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच में क्या है भारत का खटास और अनुबंध होता ही रहता है। तो भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण यहाँ पर बताने, जिसके लिए आपको एग्जाम में 2 नंबर दे देगा। तो सबसे पहला देखिए क्या है चीन के द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना, ये भारत के लिए नेगेटिव विचार था, किसके लिए चीन के लिए। दूसरा क्या भैया
भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना, क्योंकि भारत में जब भैया जो दलाई लामा जिसपे क्या है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर क्या है कब्जा कर लेना, किस पर, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जो कि 10 किलोमीटर के क्या है 10,000 किलोमीटर के दायरे के और पास था। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता, कौन है भैया तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। ये चीन क्या क्या है भारत पर प्रभाव पड़ा चीन के द्वारा, तो भारत पर ये प्रभाव पड़ा कि भैया चीन ने कहा कि भारत ने क्यों दलाई लामा को शरण दे दिया राजनीतिक। तो ये भारत चीन के संबंधों की खटास के दो मुख्य कारण हैं जो कि इस तरह से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सभी प्रश्नों का इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखना चाहे लिख सकते हैं, और यदि आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में यस करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमें बताइए कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस पर आप वीडियो चाहिए। हमारा कोशिश यही रहता है, जो भी स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर इस पर वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आते हैं। तो प्लीज़ आप कॉमेंट कीजिएगा, और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम, दोनों जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो एक ज्वाइन कर लीजिए, एक फॉलो कर लीजिए। शिवम स्टडी नॉलेज है हमारा, क्या है शिवम स्टडी नॉलेज हमारे चैनल की आईडी यही है, इंस्टाग्राम पर भी और किस पर टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि क्या है, क्षेत्रीय विभाजन के आदि सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना क्या है, जो लोकतंत्र की परियोजना है, लोकतंत्र की परियोजना सफल क्या है, लोकतंत्र की जो परियोजना है, यहाँ पर आप देखिए सांप्रदायिक लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। तो किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, 1960 को क्या है 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ये आपका प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसमें पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि भैया 1960 के दशक को क्या कहा जाता है, खतरनाक दशा। 4 विकल्प ले दिए जाएंगे तो भैया खतरनाक दशा आपको पता है तो आप तो 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है आप देख लीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर इस तरह से मिल जाएगा। 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाला प्रश्न बिल्कुल भी मत छोड़िए, और सभी को आप पॉइंट के हिसाब से दीजिए। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है, यदि आप कॉमेंट करेंगे तो वीडियो जल्द ही हम रिलीज कर देंगे। उसमें हम बताएंगे कि आपको नागरिक शास्त्र की, जो आपका नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है, उसमें आपको कॉपी किस तरह से लिखना है, हम उस पर भी बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए 13 नंबर प्रश्न, आम लोगों पर आपातकाल का असर कैसे पड़ा। जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उन पर जो आपातकाल है इसका असर कैसे पड़ा, इसके बारे में आप समझिए। देखिए आपातकाल का लोगों पर पड़ने वाले असर को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। हमने कुछ तथ्य बताए हैं, जैसे पहला है आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं घटने लगी। यानी आपातकाल के दौरान जो भी आम जनता होते थे, आम लोग होते थे, हिरासत में रहते थे और क्या है उनकी मौत हो जाती थी, उनकी यातनाएं की घटनाएं घटी, और ये आपातकाल के दौरान पहली घटना है इसका असर का। दूसरा क्या है, गरीबी लोगों की क्या है, गरीबी लोगों को मनमाने का, जो गरीबी लोगों हैं यहाँ पर लोगों को मनमाने तरीके से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाया गया। यानी उनकी एक, जैसे हम अपने प्रेजेंट टाइम में अपने घर, अपने निवास, अपने गांव में रहते हैं, अब यहाँ से उजाड़ कर हमें किसी दूसरे गांव में दूसरे जगह पर क्या है स्थापित कर दिया जाए, वहाँ पर बसा दिया जाए कि यहाँ पर अब आपसे रहेंगे। तो गरीबी लोगों को क्या है मनमाने तरीके, जो आपातकालीन के दौरान हुआ, तो गरीबी लोगों को क्या है मनमाने तरीके से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाया गया, ये आपातकाल का असर पड़ा। तीसरा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या है, जो महिलाएं उनको क्या है नसबंदी के लिए मजबूर किया गया, ये आपका आपातकाल के असर पड़ा, जो कि 3 कारण है। हमने 2 नंबर का प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय का, तो इतना ही आप लिखेंगे, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादा बड़े में आप क्वेश्चन का आंसर देने मत बैठिएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्न भी हमें करने हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय का,
श्वेतकारी संगठन का संबंध किस राज्य से था? जो श्वेतकारी संगठन है इसका संबंध देखिए, श्वेतकारी संगठन का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। इस संगठन ने किसानों के आंदोलन, क्या है जो ये संगठन है, किसानों के आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन को या इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। यानी जो श्वेतकारी संगठन, ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि श्वेतकारी संगठन का संबंध किस राज्य से था, तो भैया आपको पता है महाराष्ट्र है, एक नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और इस संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 7 बहनें से आप क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों को स्टूडेंट लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। पूरे बुक में आपके पूरे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करना चाहे अपने कॉपी में लिखना चाहे लिख लीजिए। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, आपको मैं बताऊँगा आगे ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, आप उसको अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा उसको भी हम बताएंगे। लास्ट में आप यदि वीडियो देखते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हमने क्या है इंतजाम करके रखा है, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम वीडियो नहीं बताएंगे, हम कभी भी बता सकते हैं, वीडियो की शुरुआत में भी, वीडियो के बीच में भी, तो वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए, 7 बहनें से आप क्या समझते हैं? जो 7 बहनें हैं इससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए। जियोग्राफी में हमने काफ़ी बार बताया है, भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। अब भारत के भैया पूर्वोत्तर राज्य कौन है भैया? बांग्लादेश के पीछे वाला, देखिए ये स्थित 7 राज्यों को 7 बहनों कहा जाता है। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस क्षेत्र का शेष भारत से जोड़ती है। क्या है? 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस क्षेत्र का क्या है, शेष भारत से जोड़ती है। ये क्षेत्र क्या है, भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। अब इसमें देखिए भैया 7 बहनें कौन कौन से हैं ये भी आपको समझना पड़ा है। सबसे पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर, 5वां है आपका मिजोरम, 6 है आपका नागालैंड और 7वां है त्रिपुरा। ये 7 बहनें हैं भैया, 7 बहनें आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उसके बाद में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये भारत की 7 बहनें हैं जो कि क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है भारत का। 15 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया, इसका आंसर भी दे दिया। 16 नंबर प्रश्न देखिए, वाम क्या है, वाम सेफ का पूर्ण विस्तार लिखिए। जो वाम सेफ है विस्तार देखिए, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, क्या है, एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका गठन 1978 में हुआ था। इस संगठन ने बहुजन यानी क्या है, बहुजन यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्ती, क्या है, जबरदस्त तरफदारी की। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले आप प्रश्नों को पढ़िए। वाम सेफ का पूर्ण विस्तार क्या है, तो वाम सेफ का पूर्ण विस्तार है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका गठन 1978 में हुआ था। और इस संगठन में यानी जो वाम सेफ या बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है, इस संगठन का जो गठन बहुजन यानी जो बहुजन यानी जिसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्या है जाति अन्य पिछड़ा जो वर्ग है यानी जो SC ST में कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की क्या है, जबरदस्त तरफदारी की है। ये 16 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सबसे अधिक बार वीटो पर क्या है, वीटो पावर का प्रयोग करने वाले 2 देशों का नाम बताइए। सबसे अधिक बार वीटो भैया क्या है भैया, वीटो के बारे में अभी वीटो क्या है, भारत नहीं पाया है वीटो, लेकिन जल्द ही पाएगा वीटो पावर। तो सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाला सबसे पहला है सोवियत संघ, रूस तथा दूसरा है अमेरिका। ये वीटो पावर का सबसे ज़्यादा प्रयोग यही 2 देश करते हैं जो कि अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले ये 2 देश का नाम क्या है, बुक में छप चुका है और बुक में इसका मशहूर हो चुके हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ क्या है, जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम। भारत के राज्यों की बात हो रही है तो हमने दोनों राज्यों को बता दिया है। तो हमने इसके 18 प्रश्न बताए हैं जो कि अति लघु उत्तरीय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो समझ लीजिए आपके अंदर वो जुनून है बोर्ड एग्जाम में क्या है, टॉपर बनने की स्टूडेंट। तो इन सभी प्रश्नों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। टिक लगाना चाहें तो आप अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हैं।
महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था कि मैं आपको महत्वपूर्ण 5 टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पांचों टाइप के प्रश्न विथ आंसर को बताने वाले हैं। और इसीलिए क्या है, महा मैराथन क्लास है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसका भी आंसर थोड़ी बड़ी में इसका आंसर हमें देना पड़ता है। तो देखिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपका क्या है, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। इसके बाद में 2 वाला आएगा, यही लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 5 नंबर का पूछा जाता है, वो 6 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो कि क्या है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का, नागरिक शास्त्र का है। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। जो क्षेत्रीय संगठनों हैं इसको बनाने के उद्देश्य क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार से उद्देश्य दिए हुए हैं, तो उनके उद्देश्यों को हम पढ़ते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखिएगा, और आपका सरप्राइज क्या है मैं आपको बता दूं। सरप्राइज आपका स्टूडेंट ये है बोर्ड एग्जाम के लिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप क्या तैयारी कर रहे हैं और किसी चीज़ की भी आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको हमारी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है। शिवम स्टडी नॉलेज है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कीजिए। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे हमें कि सर इस सब्जेक्ट पर, इस चैप्टर का हमें नोट्स चाहिए, तो फ्री में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं, फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। कमेंट तो आप मत कीजिएगा, कमेंट आप इंपॉर्टेंट वीडियो पर कीजिएगा कि सर हमें इस पर चाहिए, लेकिन आप मैसेज करेंगे हमें इंस्टाग्राम पर, तो हम उसके लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे क्या है, नियंत्रण में होगा। तो सबसे पहला क्या है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। देखिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य, कुछ हमने पॉइंट के थ्रू लिखा है। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से आप सीरियल वाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से हमने डालकर लिखा है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। सबसे पहला देखिए क्या है उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तकनीकी क्षेत्रों में क्या है, सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है सभी देशों को क्या है, आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है हमारा क्षेत्रीय संगठन के द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। चौथा है भैया क्षेत्रीय विवादों को, जो क्षेत्रीय विवाद हैं इनके विवादों को निपटाने के लिए बनी व्यवस्था में सहयोग से बदलाव लाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निपटाने के लिए व्यवस्था में सहयोग से बदलाव लाना। और पांचवा है विभिन्न क्षेत्रीय देशों को एक मंच प्रदान करना। यदि आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, वैसे दिया गया जो आपका पहला प्रश्न है इसमें काफ़ी सारे थे, लेकिन हमने इसको काट कर बनाया है। इतना ही लिख देंगे तो 5 नंबर, क्योंकि 5 पॉइंट बताए हैं, एक नंबर का पॉइंट होगा पॉइंट, तो 5 नंबर आपको एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा। बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में हमारा एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें हमने बताया है। और गलतियां के बारे में स्टूडेंट आप प्लीज़ जान लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप पेपर देने वाले हैं तो एक बार गलती वाला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले मत करना ये बोर्ड एग्जाम की गलतियां, नहीं तो बाद में आपको उस सब्जेक्ट में और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने को आपको पछताना पड़ेगा। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, उस समय नहीं, आपको उस समय तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ सकता है स्टूडेंट। तो हमारी गलती वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न का देखिए क्या है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य क्या थे। ये 5 उद्देश्य थे, जो कि आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापित किया गया था, या जो IMF है इसका स्थापित किया गया था। इसको काफ़ी बार आपने सुना होगा, टीवी में भी सुना होगा, और क्या है न्यूज़ चैनल और क्या है दिया होता है, यूट्यूब पर भी दिया होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्योंकि पाकिस्तान इसका काफ़ी उपयोग करता है, मैं आगे आपको बताऊंगा प्रश्न का आंसर में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापित किया गया था, तथा इसका क्या उद्देश्य था, इसका आंसर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1945 को क्या है, दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन क्या है, वॉशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को, आगे भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को देखिए प्रोत्साहन देना। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, व्यापार के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, सदस्यों के मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ावा तथा उस संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, विदेशी विनिमय, यहाँ पर देखिए
को हटाना, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना, सदस्यों को उपलब्ध कराकर उनमें क्या है, उनमें विश्वास उत्पन्न करना तथा सदस्यों के मध्य भुगतान से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभियान तथा करारों को करारें हैं प्रस्तावित करना आदि। तो ये जो है हमारा भैया अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसके बारे में भी आपका पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न है। इसको हमने बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसका उद्देश्य क्या था, इसको कब स्थापित किया गया था, याद रखिएगा दिसंबर 1945 में इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। किस लिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं इसी प्रकार से है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, रियो सम्मेलन को क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए स्टूडेंट। बैकग्राउंड में स्टूडेंट कॉफ़ी आपको क्या है, बैकग्राउंड में जो हमारी वीडियोस के बैकग्राउंड में काफ़ी वॉइस हो रही होगी, तो हमारे घर में जो है काफ़ी कीड़े मकोड़े हैं। अब वो वाली कीड़े मकोड़े मत समझ लीजिएगा, रात में जो नाइट में क्या है, ये लोग काफ़ी शोर शराबा करते हैं। जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, जो टेबल वगैरह होते हैं, जो भी बेड्स होते हैं, जो भी होते हैं सारी चीज़ें, उनसे सारी चीज़ें सारी निकलती रहती हैं। तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तीसरा है, रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर देखिए 5 नंबर के लिए इतना आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, रियो सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। इसे पृथ्वी सम्मेलन, यानी जो ये रियो सम्मेलन है, इसका कई रूप निकलता है, यानी कई तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा जो मैं बता रहा हूँ यही इसका सटीक आंसर होगा। ये पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा जा सकता है, रियो सम्मेलन के बारे में घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप प्लीज़ यही दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, यही से क्या है, इसी तरीके से स्टूडेंट जो है भटक जाते हैं। उसका आंसर उन्हें पता भी होता है, लेकिन वो क्या लिख नहीं पाते कि भैया ये तो कुछ अलग होगा, इसका प्रश्न का आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका चैप्टर दिया हुआ, चैप्टर में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में कि ये सब हमें पता है, तो भैया वही इसका आंसर आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। 5 नंबर कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। तो यहाँ पर देखिए, विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देशों, क्या है, 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी, यानी हजारों जो लोग स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। परिणाम देखिए इसका क्या है, जो है रियो सम्मेलन का प्रभाव का परिणाम देखिए। नंबर 1 पर परिणाम है, वैश्विक राजनीतिक के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप देना। उसके बाद में देखिए दूसरा है, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। तीसरा देखिए क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई, जो कि रियो सम्मेलन से था। और चौथा है, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है, और रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई है। तो ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है रियो सम्मेलन, तो इसका हमने परिभाषा भी दे दिया, और इसके प्रभाव का भी हमने 4 प्रकार के प्रभाव है हमने स्पष्ट कर दिया। यदि आप इतना लिख देंगे भैया लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ग में, तो 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। इम्पॉर्टेंट है, सभी हमने पूरे आपकी बुक से और छठे बिने क्वेश्चंस को लेकर आए जो इम्पोर्टेंट है। और यदि आप तैयार कर लेंगे तो यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है अब, और इसी में आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। जो भी आपका टारगेट हो 85% लाना, 80%, 95, 90% वो आप अचीव करेंगे, मेहनत कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ। जो हमारा आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, देखिए क्या है, कैसी परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ। देखिए नागरिक शास्त्र की भाषा में दिया हुआ है, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। सन 1947 में हिंदुस्तान जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस समय तक कोई भी देश वैसे हालात में क्या है, आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान आज़ाद तो हुआ, लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 को साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रसदी
का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा का शुभारंभ करना पड़ा। हालांकि आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं को ध्यान इस बात से नहीं भटके कि ये नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। जो कि क्या है, नए राष्ट्र में कौन कौन सी चुनौती, हमने 3 प्रकार की चुनौती जो है बता दिया था अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। यदि आपने देखा होगा चुनौती के बारे में तो 3 प्रकार के हमने बता दिया उसमें हमने 3 ही प्रकार की बताया। देखिए हमारा क्या है 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 1970 में क्या है, 1970 के 5वां प्रश्न हमारा देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। ये जो इंदिरा गांधी जी की सरकार है 1970 के दशक में किस प्रकार से लोकप्रिय यानी पसंदीदा हुई थी। यहाँ पर देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई थी। कुछ कारण है यहाँ पर, देखिए कुछ कारणों को हमने बताया है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला कारण क्या है, इस समस्या सामाजिक यानी क्या है, इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 5वां नंबर, यहाँ पर देखिए सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। दूसरा जो है इसमें क्या है, दूसरा जो लोकप्रिय कारण है, इंदिरा गांधी की सरकार को सिर्फ गरीबों व जो साधनहीनों के रक्षक के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया बल्कि एक मजबूत सरकार के रूप में भी स्वीकार किया गया। तीसरा देखिए क्या है, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। चौथा है, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध में से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य ने भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। 5वां देखिए क्या है, कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। तो ये 5 कारण है, क्या है, 5 कारण है या 5 लोकप्रिय कारण है। याद रखिएगा 5 उस तरह से कारण नहीं है, यहाँ पर लोकप्रिय कारण है। किसके, 1970 के दशक में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस दशक के प्रधानमंत्री कौन ही, इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही तो मैं बता दूँ आपका जो बांग्लादेश भैया 1972 में क्या है, भारत जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र क्या है देश बना था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी था, ये क्या है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो अब ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान ही रहेगा और ये जो क्या है पश्चिमी पाकिस्तान था शायद ये बांग्लादेश कन्वर्ट हो गया है। तो ये कुछ 5वां नंबर प्रश्न का आंसर है, जो कि 5 हमने लोकप्रिय कारण बताए हैं। यदि आप इतने लिख देंगे 5 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके क्या परिणाम हुए। जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये क्या था, इसके क्या परिणाम हुए, ये आपको बताना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए 1980 में अकाली दल द्वारा पंजाब तथा, जैसा कि हमने बताया था ये बहुविकल्पीय प्रश्न में था, तो ऑपरेशन वो ब्लू स्टार है पंजाब में ही शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और इसका आंसर ये देखिए 1980 में अकाली दल द्वारा पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर क्या है, जो पड़ोसी क्या है राज्यों के बीच पानी के जो बंटवारे के मुद्दे क्या चलाए गए, बंटवारे के मुद्दे पर चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही क्या है नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ चला गया। क्या है, नरम जो पंथी और चरमपंथी तत्वों के बीच में क्या है हाथ में चला गया और इसने सशस्त्र विद्रोह के रूप में क्या है, सशस्त्र जो विद्रोह के रूप ले लिया। अग्रवादियों ने अमृतसर क्या है, जो अग्रवादी हैं भैया वो अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। क्या है, जो सिख हैं अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। कौन है भैया, हथियार बंद किले में कौन तब्दील हो गया, याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर, और किले में तब्दील हो गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के यहाँ पर देखिए क्या था, इसके बारे में तो हमने बता दिया, इसके परिणाम क्या थे इसके बारे में भी देख लीजिए। परिणाम देखिए, पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ता पर खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी भैया 1970 में, याद रखिएगा 1970 पर प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं काफ़ी ढीठ प्रधानमंत्री थी उस समय की। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 को क्या है उनके आवास के बाहर उन्हीं के
अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। यानी कहने का जो तात्पर्य स्टूडेंट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये आपका प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BBI का भी आप इसका सिंबल दे सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब की समस्या को एक जटिल क्या है रास्ते पर खड़ा कर दिया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने, कौन अंगरक्षक थे भैया, जो अंगरक्षक कौन थे भैया, जो सिख और ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते, अंगरक्षक सिख थे और ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे किससे, इंदिरा गांधी जी से, जो कि इन्होंने ही सारी चीज़ें की थी और इनको बंद कराना चाहते थे, उनको मार दी, इनकी हत्या कर दी। कौन, अंगरक्षक सिख ने ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे इंदिरा गांधी जी से। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। इसका राइट आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ चुका है। हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 1 बता दिया जिसमें 6 प्रश्नों को हमने बता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में बताइएगा। स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगे तो नाइस वीडियो लिख कर जरूर भेजिएगा। तो ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है और ये आपका 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, क्योंकि 5 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में खासकर, तो 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और ये सिर्फ 4 ही प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए। शायद चैप्टर 1 का है, जो कि 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर है, उसी से लिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का आंसर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए किन बातों के कारण, यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए। कुछ कारण है इसमें। देखिए सबसे पहला कारण, सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जिससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों को जीवन मुश्किल होता चला गया। कौन, जो नागरिक हैं ये जीवन इनका मुश्किल होता चला गया। ये पहला गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य जो कारण थे, किन बातों के कारण में। दूसरा इसमें देखिए, हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी करने के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे देखिए जैसे ढांचे में, जैसे ब्रैकेट में है, परिवहन, ऊर्जा आदि में पश्चिम देशों से पीछे रह गया। यानी भैया जो सोवियत संघ है भैया किसके, अमेरिका का बराबरी करने चला था ये, तो सोवियत संघ अमेरिका का बराबरी करने के चलने पे अपना ही ये भी लगा है, यानी क्या है, अपने ही घाटे में चलने लगे, जैसे परिवहन और ऊर्जा आदि में पश्चिमी देश थे इससे पीछे रह गया। तो किन बातों के कारण, दूसरा हमने कारण बता दिया। इसमें आपको थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न 1 है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा। इसका शायद आंसर भी मैं बता दूँ आपको कितने शब्दों में देना हो, जैसा कि उसका आपको देना था अति लघु उत्तरीय का देना था कितने शब्दों में, आपको 10 शब्दों में। और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 था इसमें 50 शब्दों में, इसका आपको 100 से 125 शब्दों में देना पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट में आएगा हमारा दीर्घ उत्तरीय उसका 250 शब्दों में, 250 शब्दों में। तो देखिए तीसरा है, बेरोजगारी बढ़ गई थी जिससे व्यवस्था लड़खड़ा गई। जो बेरोजगारी ये बढ़ गई थी जिससे जो व्यवस्था ये लड़खड़ा गई। चौथा है हमारा, सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल हुए लेकिन सारे विषयों पर रूस का प्रभुत्व बनाकर रखा था। जो रूस है इसका प्रभुत्व बनाकर रखा था, इसीलिए शेष क्षेत्रों की जनता स्वयं को दमित तथा उपेक्षित महसूस करती थी। पांचवा देखिए, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक, जो अपने नागरिक हैं उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सका। 6 हमारा, बेरोजगारी बढ़ गई थी जिसकी व्यवस्था क्या है, लड़खड़ा गई। जो बेरोजगारी ये बढ़ गई थी जिससे जो व्यवस्था है हमारी ये लड़खड़ा गई थी। तो ये 6 टाइप के जो है किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के कारण सुधार के लिए बाध्य हुए, ये 6 कारण थे स्टूडेंट, याद रखिएगा। यदि आप 6 कारण, इन्हीं 6 कारणों को आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में तो 6 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। हमने प्रश्न सहित उत्तर लेकर आए हैं। इसको वीडियो को बनाने में हमें, मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी में बता दूँ को 9 दिन लगा हमें लिखने में, क्योंकि एक एक प्रश्नों को ढूंढने में कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, किस तरह से लिखें, इसको हमें 6 और 9 दिन हमें पूरा लगे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट, अपने भाई बहन, जो भी आपके रिलेटिव हो, जो आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हो, आपकी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या है, वीडियो को शेयर करने से ये होगा कि आपके साथ में भैया उनका भी भला हो जाएगा और वो भी आपकी ही तरह क्या काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और वो भी, उनका भी एक सपना होगा कि हमें इतने बोर्ड एग्जाम में
क्या मार्क्स लाना है तो वो भी लेकर आ पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का, भारत एवं चीन शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। जो भारत एवं चीन है, शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। क्या है इसका निबंध देखिए। आज़ाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना तरीके से 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के उपरांत भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को क्या है मान्यता देने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व की चंगुल से निकलने वाले इस देश को क्या है पश्चिमी देने वाले प्रभु क्या है पश्चिमी चंगुल से, यहाँ पर देखिए पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे। क्या है गहरे भाव थे, लेकिन बाद में क्या है खंजर घोंप दिया यही चीन वाले। तथा क्या है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की सहायता की। नेहरू के कुछ सहयोगी, देखिए क्या है जो नेहरू जी के कुछ सहयोगी जो प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी के कुछ सहयोगी मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आने वाले समय में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। 29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की। अब भैया बाद में क्या हुआ, जैसे भारत के यहाँ पर आप पहले प्रश्न पढ़िए दूसरा कि भारत एवं चीन शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, साक्षी परंतु अलग अलग। देखिए तीसरा प्रश्न है, साक्षी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 3 है। इसमें देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के मध्य रवैया में काफ़ी अंतर पाया जाता है। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर हर किसी देश की औद्योगिक विकास से पहुंचा है। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे क्या है साक्षी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां कहा गया। यहाँ पर देखिए जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क यहाँ पर देखिए फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर देखिए क्लाइमेट चेंज जिसको ब्रैकेट में क्या कहता है UNFCCC 1992 क्या है 1992 में भी कहा गया। इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप क्या है अपने जो क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी 2 भूमिका निभाते हुए पर्यावरण सुरक्षा में योगदान दें। यहाँ पर देखिए जो साक्षी संपदा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI भी कह सकते हैं। चुनिंदा प्रश्नों को हमने इस वीडियो में बताया है। आज का जो महातांडव क्लास है, वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होगी कि हमने किस तरह के प्रश्नों को बताया, किस तरह से प्रश्नों का आंसर हमने बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्नों को हमने बताया है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, काफ़ी आपको थकान महसूस हो रही होगी। वीडियो बनाने समय हमें भी थकान महसूस हो रही है, लेकिन हम आपके लिए मेहनत करेंगे। हमारा यही टारगेट है कि हर बच्चे को हम जितना चाहे उतना मार्क्स दे सके। हमारे बस में हो तो हम हर बच्चे को 95+ मार्क्स दें, लेकिन उससे क्या होगा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे ही बिना मेहनत किए सफलता पाने लग जाएंगे तो वो सफलता नहीं कही जाएगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करने से सफलता मिलती है उसमें कुछ अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर देखिए क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए अब हमारा लास्ट में बचता है, हमने 4 टाइप के प्रश्नों को पढ़ लिया। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का आंसर। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है लास्ट में 5वां टाइप के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है और ये शायद 2 प्रश्न पूछे जाते हैं के बोर्ड एग्जाम में, खासकर नागरिक शास्त्र में। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूरे किताब से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही। जो सोवियत संघ है इसके विघटन में जो गोर्बाचेव है इसकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना है।
250 शब्दों में इसका आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। 8 नंबर का प्रश्न है और इससे 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न का देना आंसर। दूसरा प्रश्न है हमारा दीर्घोत्तरीय का, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों पर प्रकाश डालिए। यानी राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभावों पर हमें प्रकाश डालना है। अब वो वाला प्रकाश मत डाल देना जो आप डालते थे, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। पूर्ण रूप से इसका सटीक आंसर आपको देना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। जो हमारा विपक्षी दल है इस पर, इसके उदय पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर हमें टिप्पणी के रूप में देना है। चौथा देखिए क्या है, भारत की विदेशी नीति के आधारभूत तथ्यों, जो भारत की विदेशी नीति के आधारभूत तथ्यों पर लक्षणों का हमें वर्णन करना है। इसकी पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि आप उन सभी प्रश्नों को नहीं लिखें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने और भी टॉपिक वाला वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल लेकिन इन सभी प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। मैं आपको लास्ट में बताया था ट्रिक किस तरह से, ट्रिक यही है भैया। अब काफ़ी स्टूडेंट का यही डाउट रहता है। 5वां प्रश्न मैं बता दूं फिर बताऊंगा होगा। 5वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े वाद विवाद और संघर्ष पर प्रकाश डालिए। इसका भी आपको, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये किस तरह से जुड़ा है, इसका वाद विवाद क्या है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है। इसके संघर्ष पर आपको प्रकाश डालना है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक यही थी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है, काफ़ी स्टूडेंट इसी डाउट से परेशान रहते हैं कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम किस तरह से याद करें। तो इसका याद करने का सबसे क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये हमने भी अपने समय में इस्तेमाल किया है। वही प्रश्न आप भी, मैं आपको भी ट्रिक देता हूँ, आप भी अप्लाई कीजिए। क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको क्या कीजिए आप 1 से 2 लाइन, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे देखिए जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है। अब जैसे कुछ अथवा लगकर सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन देकर लगा है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर हम यहाँ तक प्रश्न इसको याद कर लेंगे। क्या है, हम छोटा छोटा याद करेंगे, छोटे छोटे क्विज में याद करेंगे। तो उसको याद करने के बाद में हम क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। अब इससे आपका भैया 2 फायदा होगा। 2 फायदा कौन कौन सा होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रश्नों का आंसर जल्दी याद होगा। दूसरा है इससे आपका राइटिंग क्या है, कॉपी पे लिखिए, राइटिंग जो आपकी स्किल है ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगी स्टूडेंट। तो यही जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का हमने भी अपने बोर्ड एग्जाम के समय, अपने भी पेपर के समय यही इस्तेमाल किया था। लॉन्ग क्वेश्चन को हम पहले 2-4 लाइन लिखते थे, याद करते थे, उसके बाद में लिखते थे, फिर याद करते थे, फिर लिखते थे। इससे क्या होता था, हमारा टाइम जो है काफ़ी कंज्यूम नहीं होता था, टाइम काफ़ी बचता था। हमें टाइम जो बचता था उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर लेते थे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम तैयार कर लेते थे। तो यही सटीक उत्तर है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। तो देखिए जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके हमने 5 प्रश्न बताए हैं। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में अथवा करके पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम अथवा करके आपको एग्जाम्पल दे दी। जैसे आपका पहला प्रश्न है, आपका मन है इसमें, तो आप नीचे वाला मत दीजिएगा। नीचे वाला का आपका आंसर आता है, ऊपर वाले का नहीं आता है, तब भी आपका 8 नंबर जो है पक्का है बोर्ड एग्जाम में। ये आपको याद रखना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी हमने 5 प्रश्न बता दिए हैं। यदि स्टूडेंट इसका प्रश्न का आंसर लिखने बैठते तो बहुत समय लग जाता, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं आपका ये विद्या क्वेश्चन या बुक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और स्टूडेंट यदि आपने आज तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है नागरिक शास्त्र का, ये महातांडव क्लास का, तो आपको पता होगा हमने क्या कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या हमने बताई हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने बताई हैं, और इसको वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। जो ये महातांडव क्लास वाला वीडियो, आज के बाद में जो देख सकते हैं हमारा और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च लगा। जैसा कि हमने बताया 9 दिन लिखा है लिखने में, रिसर्च करने में, सारी चीज़ें करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था, और सारे प्रश्नों का आंसर यदि आप देना चाहें, इसका सारे प्रश्नों का जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका आंसर आप देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं कि सर हमारा इतना सही गया, हमें पहले से पता था। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2024 बोर्ड एग्जाम का ये कुछ इस प्रकार से शेड्यूल था। महातांडव आज का क्लास था,
जितने भी स्टूडेंट इस महातांडव क्लास को अटेंड करे होंगे उन्हें पता होगा 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा। इन तरह से पांचों टाइप के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में, इस तरह से आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। पूरी किताब का, पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में हमने लेकर आया था। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि आज का ये वीडियो महातांडव क्लास आपको अच्छा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कुछ नया लेकर, कुछ नया टॉपिक आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।